Good morning, class 8. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, last day we have started chapter 11, force and pressure. Okay? And today we are going to learn in this chapter force can change the shape of an object. Then, contact force like muscular force and friction, non-contact forces like magnetic forces, electric force, and gravitational force. Then, pressure exerted by liquids and gases, and atmospheric pressure. Okay, so let's start. Activity 11.5. Some situations have been given in column 1 of table 11.2 in which objects are not free to move. Column 2 of the table suggests the manner in which a force can be applied on each object, while column 3 shows a diagram of the action. Try to observe the effect of force in as many situations as possible. You can also add similar situation using available material from your environment. Note your observation in column 4 and 5 of the table. तो यहाँ पे 11.2 में एक टेबल दिया गया है जिसमें 3 कॉलम ऑलरेडी फिल किया गया है. एक में सिचुएशन बताया गया है. फर्स्ट कॉलम जो है उसमें सिचुएशन बताया गया है, जैसे कि a lump of dough on a plate. Then सेकेंड कॉलम जो है उसमें बताया गया कि फोर्स को किस तरह से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई फोर्स. देन थर्ड में उसका डायग्राम दिया गया है कि किस तरह से फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है. तो इसमें आपको बताना है कि ये जो फोर्स है इससे क्या होता है, क्या चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, क्या इसमें मोशन का जो स्टेट है उसमें चेंजेस आएगा, यानी कि रेस्ट में है तो क्या वो मूव करना स्टार्ट करेगा, या मूव कर रहा है तो क्या रेस्ट में आएगा. इस तरह के चेंजेस अगर आता है तो यस, नहीं आता है तो नो. और राइट साइड में लास्ट कॉलम जो है उसमें दिया गया है चेंज इन शेप. क्या इसमें कोई शेप का चेंजेस आ रहा है तो उस पे आपको यस और नो लिखना है. ओके, तो जब आटा गूंदा जाता है, फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है, जब आटा गूंदा जाता है तो उसमें क्या कोई मोशन में चेंजेस आता है, स्टेट ऑफ मोशन जो है उसमें चेंजेस आता है. अगर आता है तो यस लिखना है, नहीं आता है तो नो लिखना है. और उसमें शेप जो है क्या वो चेंज होता है, तो ऑब्वियसली शेप चेंज होता है. तो ये सारे एक्टिविटी जो दिया गया है इसमें आप देखोगे कि शेप जो है वो चेंजेस हो रहा है. ओके, तो इसमें और कुछ सिचुएशन अगर आप खुद से ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. What do you conclude from the observation noted in table 11.2? तो 11.2 में जो ऑब्जर्वेशन आप किए हैं उससे आपको क्या समझ में आया, क्या कंक्लूड किया. What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? What happens to the shape of a ball of dough when it is rolled to make a chapati? What happens when you press a rubber ball placed on a table? In all these examples, you saw that the application of force of an object may change its shape. तो एक फूला हुआ बैलून को अगर आप इस तरह से प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसका शेप जो है उसमें चेंजेस आता है. राइट, आटा गूंदा हुआ आटा का जो बॉल है उसको लेके, डव्स जो है उसको लेके आप अगर चपाटी बनाते हैं, बेलते हैं तो क्या हो जाता है, उसके शेप का चेंजेस आता है. एक रबर बॉल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, उसको अगर प्रेस करते हैं उसका शेप का चेंजेस होता है. तो ये सारे केसेस में आपको क्या दिखा रहा है कि फोर्स जो है उसको अप्लाई करके शेप को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट का. Having performed all the above activities, you would have realized that a force may make an object move from rest. तो ये सारे एक्टिविटी जो किए इसके पहले से, ये सारे एक्टिविटी करके आपको क्या पता चला कि फोर्स जो है वो कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट को मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसको मूव करा सकता है. मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग. कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव पहले से कर रहा है तो उसके स्पीड में भी चेंज लाया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके. मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का जो मोशन का डायरेक्शन है उसको चेंज किया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके. May bring about a change in the shape of an object.
ओके, कोई ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो भी चेंज किया जा सकता है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स, तो इसमें से कुछ इफेक्ट्स या सारे के सारे इफेक्ट्स भी एक साथ दिखाई दे सकता है फोर्स अप्लाई करने से। ओके, while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force। तो जहां पे ये सारी चीजें, ये सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो आपको समझ लेना है कि कोई ना कोई फोर्स उस पे काम कर रहा है। विदाउट फोर्स ये सारी चीजें नहीं हो सकता। Thus an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो रेस्ट में है वो अपने से खुद से मूव नहीं कर सकता। ओके, जो मूव कर रहा है अपने से रुक नहीं सकता, जो मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन अपने से चेंज नहीं कर सकता, और कोई अपना शेप खुद से चेंज नहीं कर सकता। तो ये सबके पीछे कौन है? फोर्स है। ओके, नाउ कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस मतलब आप समझते ही हो, कांटेक्ट पे रह के यानी कि टच में, तो इस तरह की फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नंबर 1 जो है मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? इस बुक को अगर या इस मार्कर को अगर उठाने के लिए कहा जाए तो बिना टच के इसको उठा सकते हैं। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? एक पानी भरा हुआ बकेट जो है उसको बिना टच किए, बिना पकड़े हुए आप उठा सकते हैं। Generally, to apply a force on an object, your body has to be in contact with the object। तो जनरली हमें कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए हमारे बॉडी के साथ उस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट करना जरूरी होता है। The contact may also be with the help of a stick or a piece of rope। तो ये कांटेक्ट जो है डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के साथ अपने बॉडी का भी कर सकते हैं, या फिर कोई एक स्टिक की मदद से कर सकते हैं, कोई एक रस्सी की मदद से कर सकते हैं। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? तो जब कोई स्कूल बैग को आप लोग उठाते हैं या बकेट को उठाते हैं, स्कूल बैग को पुश करते हैं, तो ये फोर्स कहां से आता है? This force is caused by the action of muscles in our body। तो ये जो फोर्स है ये हमारे बॉडी का मसल से आता है। ओके, the force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force। तो जो फोर्स हमारे मसल्स की एक्शन के कारण आता है उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। It is the muscular force that enables us to perform all activities involving movement or bending of our body। तो हमारे बॉडी का जितने एक्टिविटीज हम लोग करते हैं ये हमारा मस्कुलर फोर्स इसमें इन्वॉल्व रहता है। ओके, in class 7 you have learned that in the process of digestion the food gets pushed through the alimentary canal। तो क्लास 7 में जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाई किए थे उसमें जो फूड रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो फूड पास होता है वो भी एलिमेंट्री कैनल जो होता है वो पुश करता है तो वो पास होता है फूड। Could it be a muscular force that does it? तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है एलिमेंट्री कैनल जो उसमें पुश कर रहा है, तो क्या इसको मस्कुलर फोर्स आप कह सकते हैं? You also know that lungs expand and contract while we inhale and exhale air during breathing। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हमारा जो लंग्स होता है वो एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्या इसको हम लोग मस्कुलर फोर्स कह सकते हैं? Where are these muscles located which make breathing possible? तो ये मसल कहाँ पे है जो हमारा ब्रीदिंग को पॉसिबल कर रहा है? Can you list a few more examples of the force exerted by the muscle in our body? तो क्या और कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं इस तरह की जिसमें मसल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हमारे बॉडी पे, बॉडी का जो रेगुलर वर्क है उसमें। So animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks। Animals, दूसरे animals जो होता है वो भी muscular force का अप्लाई करते हैं अपना physical activities जो उसका लाइफ में चलता है उसको करने के लिए। Animals like bulls, horses, donkeys and camels are used to perform various tasks
टास्क फॉर अस। तो कुछ एनिमल्स होता है जिसका मदद लेके हम लोग कुछ कार्य उनसे कराते हैं, है ना। इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स। तो जैसे डॉगी, कैमल, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो ये भी किस तरह से करता है, अपना मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करके वो ये सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। Since muscular force can be applied only when it is contact with an object, it is also called a contact force. तो मस्कुलर फोर्स जो है उसको अप्लाई करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करना जरूरी होता है। जैसे बिना पकड़े हम इस मार्कर को उठा नहीं सकते, तो इसके साथ, इस मार्कर के साथ मेरा हाथ का कांटेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको कांटेक्ट फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। Are there other types of contact force? Let us find out. कि यहाँ पे और कोई कांटेक्ट फोर्स है, तो चलो ढूंढते हैं। The second one is friction. Recall some of your experiences. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. तो एक बॉल जब जमीन के ऊपर से रोलिंग होते हुए चलता है तो धीरे-धीरे उसके स्पीड जो है वो कम हो जाता है। When you stop paddling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. तो साइकिल को पैडलिंग करना अगर हम लोग छोड़ दें तो थोड़ी दूर जाके वो धीरे-धीरे स्लो होते थोड़ी दूर जाके वो रुक जाता है। A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. Can you add some more such experiences? तो कार का इंजन को अगर बंद कर दे वो भी थोड़ी दूर जाके रुक जाता है। बोट को चलाते हैं तो उसको भी अगर बंद कर दे तो थोड़ी दूर जाके वो रुक जाता है। क्यों ऐसा होता है, और इस तरह के कुछ और एक्सपीरियंसेस क्या आप बता सकते हैं? In all this situation, no force appears to be acting on the objects, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, in all this situation no force appears to be acting on the object. तो इसमें कोई भी फोर्स को दिखाई दे रहा है, अप्लाई हो रहा है। Their speed जो है, इसका स्पीड जो है gradually decrease हो रहा है and causes a change in their state of motion. Could some force be acting on them? क्या इसमें कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? तो इसमें फोर्स तो कुछ एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, अदरवाइज रुकेगा क्यों? मैंने पहले ही बताया था कि कोई चीज अगर मूव कर रहा है तो मूव करते रहेगा जब तक उसको बाहर का फोर्स ना रोके। तो इसमें बाहर का फोर्स रोक रहा है ना? तो ये फोर्स किस साइड से एक्ट कर रहा है? The force responsible for changing the state of motion of objects in all these examples is the force of friction. तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो अभी बताया गया जिसमें एक फोर्स काम करता है, सारे मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने का काम एक फोर्स करता है। कौन है वो? फ्रिक्शन। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. तो इसमें फ्रिक्शन जो है वो काम कर रहा है, वो जो मूविंग बॉल का सरफेस है और जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड के ऊपर से बॉल मूव कर रहा है, ये दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन काम करता है। Similarly, friction between water and the boat brings it to a stop once you stop rowing. तो इसी तरह जब बोट वाटर में चलता है तो उसको रोइंग करना बंद कर देने से फ्रिक्शन जो है वाटर और बोट के बीच में ये बोट को रोक देता है। The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो हमेशा काम करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट तो फ्रिक्शन जो काम करता है वो लेफ्ट टू राइट करता है। ओके, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शन जो है वो वर्क करता है। Since the force of friction arises due to contact between surfaces, it is also an example of contact force. तो ये फ्रिक्शन जो है ये भी सरफेस का कांटेक्ट में रह के करता है, इसलिए इसको भी हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। You will learn more about this force in chapter 12. तो चैप्टर 12 में ये फ्रिक्शन फोर्स जो है
या ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इसके बारे में और अच्छे से आपको जानकारी मिलेगा। You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find out. तो क्या आपको अभी ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे फोर्स अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट की जरूरत होगा? विदाउट कांटेक्ट क्या हम लोग कोई फोर्स अप्लाई कर पाते हैं? चलो ढूंढते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, जिसमें नंबर 1 पे आता है मैग्नेटिक फोर्स। एक्टिविटी 11.6, टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर 3 राउंड शेप्ड पेंसिल्स और वुडन रूलर्स एज शोन इन फिगर 11.10। तो फिगर 11.10 में जैसे दिखाया कि एक दो बार मैग्नेट आपको लेना है, 3 पेंसिल रखने हैं या पेन रखने हैं, उसके ऊपर आपको उस बार मैग्नेट को रखना है। ओके, नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रूलर्स। तो मैग्नेट जो रूलर्स के ऊपर प्लेस किए हैं, यानी कि 3 पेंसिल के ऊपर आप जो मैग्नेट रखे हैं उसके करीब में दूसरा मैग्नेट को ले जाना है। मेक श्योर दैट द 2 मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों मैग्नेट एक दूसरे को टच ना करें। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। Next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the rulers. तो पहले तो एक एंड को आप लेके करीब ले गए, टच ना करें, ऑब्जर्व करना है आपको। फिर क्या करना है, उसको टर्न करा के दूसरे एंड को उसके पास ले जाना है और ऑब्जर्व करना है। Note what happens to the magnet placed on the rulers every time another magnet is brought near it. तो उसमें क्या हो रहा है ये आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं। आप मैग्नेट को बार-बार उसके करीब ले जाके देख सकते हैं, बार-बार दूर हटा के भी देख सकते हैं उसमें कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं। ओके, does the magnet on the rulers begin to move when the other magnet is brought near it? जब आप दूसरे मैग्नेट को उस मैग्नेट के करीब ले गए तो क्या वो मूव करने लगा? Does it always move in the direction of the approaching magnet? तो क्या जब आप दूसरे मैग्नेट को उसके करीब ला रहे हो हमेशा उसी मैग्नेट की तरफ ही वो जा रहा है? What do this observation suggest? ये जो ऑब्जर्वेशन है आपका ये क्या सजेस्ट करता है? Does it mean that some force must be acting between the 2 magnets? क्या इससे ये पता चलता है कि ये दोनों मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स वर्क कर रहा है? Obviously कर रहा है। You have learned in class 6 that like poles of 2 magnets repel each other and unlike poles attract each other। तो आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि like poles जो है यानी कि हर एक मैग्नेट का 2 पोल्स होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो हर एक मैग्नेट का ये जो 2 पोल होता है, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल यानी कि लाइक पोल दोनों अगर सेम पोल हो, 2 मैग्नेट आप लिए, दोनों का नॉर्थ पोल लेके अगर एक दूसरे के करीब लाएंगे आप तो रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर भागता है। और वही आप अगर अनलाइक पोल को करीब लाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। Attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of pull or push। तो ये attraction और repel जो है ये भी push और pull की तरह होता है, राइट? जैसे push करते हैं, धक्का देते हैं, तो उसी तरह repel करता है। जैसे हम लोग pull करते हैं, खींचते हैं, उसी तरह इसमें attract होता है मैग्नेट में। Do you have to bring the magnets in contact for observing the force between them? क्या दोनों के बीच में जो फोर्स है वो देखने के लिए दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के टच में लाए थे आप? नहीं ना। A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it। तो एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है बिना टच किए हुए। The force exerted by a magnet is an example of non-contact force। तो यहाँ पे एक मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स अप्लाई होता है ये नॉन-कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, क्योंकि दोनों मैग्नेट को टच ना करके भी आप उसमें फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force। तो इसी तरह मैग्नेट जो है सिर्फ मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि आयरन को भी अट्रैक्ट करता है। तो आयरन और मैग्नेट के बीच में जो फोर्स है वो भी नॉन-कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेना है, उसको 2 इक्वल पीस में काट देने हैं। सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ टेबल विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड। तो एक को क्या करना है, थ्रेड के साथ लटका देना है। फिगर 11.11 को देखो ध्यान से। उसी तरह नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर। तो एक तो आप लटका दिया, दूसरे का जो है एक एंड को एक पेपर पे रब करने हैं अच्छे से। ओके, ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। तो जो रब किया हुआ साइड है स्ट्रॉ का, एक स्ट्रॉ तो आप लटका दिए, दूसरा स्ट्रॉ जो है उसको पेपर पे अच्छे से रब करके उस जिस साइड में रब किए वो लटका हुआ जो स्ट्रॉ है उसके करीब ले जाना है। मेक श्योर दैट the two pieces do not touch each other. What do you observe? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों एक दूसरे से टच ना करें और आपको ऑब्जर्व करने हैं। नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद द शीट ऑफ पेपर। Again bring the piece of straw that was rubbed earlier with paper near the free end of the suspended straw. What do you observe now? तो क्या करना है देखो, पहले तो एक हम लटका दिए और फिर दूसरा जो है आपके पास स्ट्रॉ उसको अच्छे से रब करके पेपर से उसके करीब ले जाना है, टच नहीं कराने हैं। ठीक है, तो उसमें जो हो रहा है आपको ऑब्जर्व करने हैं। देन ये रब किया हुआ जो है इसको रखना है, दूसरे वाले जो आप लटकाए हुए हैं उसको भी रब करना है अच्छे से। रब करने के बाद फिर ये दोनों को करीब लाना है और आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, a straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। तो जब आप पेपर से उसको रब करते हैं स्ट्रॉ को तो उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है। ओके, such a straw is an example of charged body। तो इस तरह की स्ट्रॉ जो है उसको आप चार्ज्ड बॉडी कह सकते हैं। ओके, the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। तो एक चार्ज बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट करता है, ओके, उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। तो ये जो फोर्स है ये भी बॉडी कांटेक्ट में रहने की जरूरत नहीं होता है, विदाउट कांटेक्ट ये फोर्स अप्लाई हो सकता है। The electrostatic force therefore is another example of non-contact force। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट में ना आके भी ये फोर्स अप्लाई होता है। You will learn more about electrostatic charges in chapter 15। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है ये आप चैप्टर 15 में और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वन मोर non-contact force is gravitational force। You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand। तो कोई भी पेन वगैरह आपके हाथ से स्लिप हो जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। Leaves and fruits also fall to the ground when they get detached from the plant। तो पत्ते, फ्रूट्स, ये सारी चीजें भी जब प्लांट से डिटैच हो जाता है तो नीचे जमीन पे गिरता है। Have you ever wondered why it is so? क्या आपने कभी सोचे कि ये क्यों होता है? When the coin is held in your hand, it is at rest। जब एक कॉइन आपके हाथ में है तो रेस्ट पोजीशन में है। As soon as it is released, it begins to move downwards। जब भी वो रिलीज हुआ तो सीधा नीचे की तरफ जाने लगा। It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change। तो ये तो क्लियर हो गया कि वो कॉइन का जो स्टेट ऑफ मोशन था उसमें चेंजेस आए। क्यों? पहले वो रेस्ट में था, जब हाथ से फिसला तो सीधा नीचे की तरफ जाने लगा। Can this happen without a force acting on it? क्या ये हो सकता है अगर इसमें कोई फोर्स अप्लाई ना हो तो? Which is this force? तो इसमें जो फोर्स अप्लाई है, जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है वो कौन सी फोर्स है? Objects or things fall towards the earth because it pulls them। तो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे अर्थ के तरफ गिरता है, जमीन पे गिरता है, क्यों? क्योंकि अर्थ उसको पुल करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी।
तो ये जो फोर्स है इसको ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है या फिर ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो ग्रेविटी का जो फोर्स है इस सारे के सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, ना कि सिर्फ मेटल को अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट की तरह। अर्थ जो है वो हर चीज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. तो ये जो ग्रेविटी है ये हमेशा काम करता है, हम लोगों को भी हमेशा खींचता है अपनी तरफ, पुल करता है, हमें समझ में नहीं आता है लेकिन हमेशा करता है। Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. एक टैप को जब आप लोग ओपन कर देते तुरंत पानी जो है वो जमीन की तरफ जाने लगता है, नीचे गिरने लगता है। Water in rivers flows downwards due to the force of gravity. तो वाटर जो है रिवर में वो भी नीचे की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको पुल करता है। Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as the gravitational force. तो ग्रेविटी जो है ये सिर्फ अर्थ के पास ही नहीं है। हम अगर सिर्फ सोचते हैं कि अर्थ के पास ही ग्रेविटेशनल फोर्स है तो गलत है। इस यूनिवर्स में जितना ऑब्जेक्ट है वो सारे एक दूसरे को क्या करते हैं, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, exerts a force in every object, ओके। और इस फोर्स को हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से। सो कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आप समझ गए होंगे। नाउ प्रेशर। You have learned in class 7 that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. तो क्लास 7 में आप पढ़ चुके हैं स्टॉर्म साइक्लोन के बारे में कि एक स्टॉर्म या साइक्लोन अगर आए तो घर के छत को भी उड़ा के ले जा सकता है। You also learned that winds and cyclones are caused by the differences in air pressure. तो विंड साइक्लोन जो होता है ये भी क्यों फॉर्म होता है, एयर प्रेशर के वजह से। एयर प्रेशर जो है इक्वल नहीं होता है, कई जगह पे प्रेशर बढ़ जाता है एयर का और कई जगह एयर प्रेशर कम हो जाता है। तो जहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है तो ज्यादा एयर प्रेशर जहाँ पे है वहां से एयर कम प्रेशर वाली जगह पे भागते हुए जाता है, इसीलिए विंड जो है वो ब्लो होता है। Is there any relation between pressure and force? क्या ये प्रेशर और फोर्स के बीच में कोई रिलेशन है? Let us find out. Try to push a nail into a wooden plank by its head. Did you succeed? Try now to push the nail by pointed end. Could you do it this time? तो एक नेल को आपको, एक नेल का क्या होता है, एक साइड में नकीला होता है, पॉइंटेड होता है और दूसरे साइड में हेड होता है जिसको आप लोग पीठ के अंदर करते हैं, राइट। तो अब जो जिस साइड में हेड है उसको उल्टा करके क्या आप उस नेल को अंदर कर पाएंगे, जाएगा नहीं। अब अगर टर्न करा के हेड को ऊपर रखते हो और जो नुकीला साइड है पॉइंटेड एंड है उसको नीचे रख के अगर आप उसको अंदर करने की कोशिश करते हो तो बहुत आसानी से चला जाता है। Try cutting vegetables with a blunt knife and then with a sharp knife, which is easier. तो अब आपको कहा जा रहा है वेजिटेबल्स को काट करने के लिए एक शार्प नाइफ का इस्तेमाल करिए और एक नाइफ जो बिल्कुल शार्प ना हो, जंग लग गया हो, बहुत पुराना हो, जिसमें बिल्कुल भी शार्प ना हो। तो किससे काटना आसानी होगा, ऑब्वियसली शार्प जो है उससे। Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example the pointed end of the nail, plays a role in making this task easier? The force acting on a unit area of a surface is called pressure. तो यहाँ पे जो नुकीला साइड है उस पे आप जब उसके मदद से जब आप कर रहे हो तो वो काम आपका काफी आसान हो जा रहा है। एक कील को जब आप टोक रहे थे तो उसके नुकीला साइड को जब आप अंदर किए तो बहुत आसानी से अंदर चला गया। नाइफ के उल्टा तरफ से आप काटेंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन जो शार्प साइड है उससे आप काटते हैं तो बहुत आसानी से कट जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। फोर्स जो है वो एक्ट करता है एक यूनिट एरिया के ऊपर
जिस एरिया ऑफ सरफेस ओके इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर को हम लोग प्रेशर इक्वल टू कह सकते हैं फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ओके, तो प्रेशर मींस फोर्स। ओके, फोर्स जितने एरिया यूनिट ऑफ एरिया पे वर्क कर रहा है, फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है जितने एरिया ऑफ सरफेस पे, ओके, उसको हम लोग प्रेशर कह सकते हैं। At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. I now understand why porters place a round piece of cloth on their heads when they have to carry heavy loads. तो किसी को अगर हेवी लोड्स कैरी करना होता है तो ऊपर में देखोगे क्लॉथ्स को राउंड करके रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारे चीजों का जो प्रेशर है वो कहाँ पे आना है, हेड पे आना है ना, तो इसलिए उसको बचाने के लिए बाय डूइंग दिस दे इंक्रीजेस द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड। तो इससे कांटेक्ट एरिया भी बढ़ाया जाता है। कपड़ा से जब यहाँ पे बांध दिया जाता है, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा जगह पे ही वो लोड आएगा पूरा, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो लोड जो है वो भी उतना एरिया लेके पड़ेगा। So the pressure on their head is reduced and they find it too easier to carry the load. Okay. Note that the area is in the denominator in the above expression. तो above expression जो दिया गया था जिसमें आपका प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ओके, तो यहाँ पे एरिया जो है वो डिनोमिनेटर है। So the smaller the area, larger the pressure on a surface for the same force. तो एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर जो है उतना बढ़ जाएगा। समझ में आया? एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर उतना बढ़ जाएगा। जैसे आपको 5 kg कोई सामान लेना है, 5 kg, वही आपको एक फिंगर से अगर उठाना होता तो कितना तकलीफ होगा, वही आप 5 फिंगर से अगर उठाते हो तो तकलीफ काफी कम होता है। क्यों? क्योंकि एक फिंगर से जब उठाते हो तो पूरा प्रेशर जो है उसका एक ही फिंगर पे आ जाता है, लेकिन आप जब सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, पांचों फिंगर जब उसमें फंसाते हैं तो क्या हो रहा है, उस टाइम सारे उसके कांटेक्ट एरिया जो है वो बढ़ जा रहा है। ओके, द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। तो वो जो नेल हम लोग टोकने की कोशिश कर रहे थे, अंदर करने की कोशिश कर रहे थे, उसका पॉइंटेड एरिया जो है उसका सरफेस एरिया काफी कम है, जहां की उसका हेड का काफी ज्यादा होता है। The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. तो सरफेस एरिया जब हेड का ज्यादा होता है तो हेड पे आप लोग ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, है ना, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और पॉइंटेड एंड जो है वो काफी पतला होने के कारण बहुत आसानी से अंदर चला जाता है। Can you explain now why shoulder bags are provided with broad strips and not thin strap? तो जो शोल्डर बैग आपका होता है वो यहाँ से देखोगे कितना चौड़ा सा होता है ना, वाइडर होता है, और नीचे आके नीचे बिल्कुल पतला सा एक होता है, तो वही पतला वाला अगर ऊपर होता है हमारे शोल्डर के पास तो क्या होता है, शोल्डर दुखता। वो इतना मोटा इसलिए कर दिया जाता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और आपका कंधा पे दर्द ना हो। एंड व्हाई द टूल्स मेड फॉर कटिंग एंड piercing always have sharp edges। और हर चीज जो काटने के लिए यूज करते हैं उसका आगे बिल्कुल शार्प रहता है। क्यों? क्योंकि वहां से उतनी सी जगह से फोर्स पूरा अप्लाई होगा तो क्या होगा, बहुत आसानी से कट हो जाएगा। डू लिक्विड्स एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या लिक्विड गैस जो है ये भी प्रेशर क्रिएट करता है? डज इट आल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन व्हिच द फोर्स एक्ट्स? क्या ये भी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है? लेट अस फाइंड आउट। चलो ढूंढते हैं। तो और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। एक्टिविटी 11.8, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और प्लास्टिक पाइप आपको लेना है। द लेंथ ऑफ द पाइप और ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्यूब आप लेंगे
इसका लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका डायमीटर 5 से 7.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर से अ रबर बैलून। तो एक आपको रबर बैलून भी लेना है, ओके, अच्छा क्वालिटी का। स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप। तो उस पाइप के एक एंड में उस रबर को अच्छे से बांधना है। होल्ड द पाइप एट द मिडल कीपिंग इट इन वर्टिकल पोजीशन। तो इसको इस तरह से मिडिल में पकड़ के वर्टिकल पोजीशन पे रखने हैं। Ask one of your friends to pour some water in the pipe. आपके एक फ्रेंड को बोलिए कि उसके अंदर पानी फिल करने के लिए, वाटर फिल करने के लिए। Does the rubber sheet block out? तो जो रबर शीट है वो क्या बाहर की तरफ फूल जा रहा है? Note also the height of the water column in the pipe. Pour some more water. Observe again the block in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. Repeat this process a few more times. Can you see any relation between the amount of bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? तो ये जो एक्टिविटी है फिगर देख लीजिए 11.14 है। इसमें आपको चाहिए एक पाइप जो ट्रांसपेरेंट हो और एक बैलून आपको लेना है। तो बैलून को नीचे की तरफ आपको बांध देना है। बांधने के बाद उसमें पानी फिल करना है। थोड़ा सा पानी फिल करोगे तो देखोगे बैलून जो है नीचे की तरफ थोड़ा सा फूल जा रहा है। ओके, अब पानी थोड़ा और बढ़ा दोगे, नीचे थोड़ा और ज्यादा फूलेगा, और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा फूलेगा। तो यहाँ पे पानी ऊपर जितना आप बढ़ा रहे हैं, नीचे से बैलून भी उतना ज्यादा फूलते जा रहा है। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा एक्टिविटी 11.9, टेक अ प्लास्टिक बॉटल। यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। तो कोई एक वाटर बॉटल जो है सॉफ्ट ड्रिंक वाला जो खरीदते हैं हम लोग, उस बॉटल का यूज कर सकते हैं। Fix a spherical glass tube a few centimeter long near its bottom as shown in figure 11.15. You can do so by slightly hitting one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. तो एक ग्लास ट्यूब आपको लेना है। लेने के बाद क्या करना है कि उस ग्लास ट्यूब के एक साइड को गर्म करके बॉटल के नीचे की तरफ आपको घुसा देना है। ओके, Make sure that the water does not leak from the joint. तो उसको इस तरह से आपको सेट करना है ताकि पानी उसके अंदर आप डालो तो वहां से ना निकले। ओके, फिगर देखो आप, फिगर 11.15 में। If there is any leakage, seal it with molten wax. अगर वहां पे कहीं पे लीकेज है तो आप मोम को पिघला के उसको बंद कर सकते हैं। Cover the mouth of the glass tube with a thin rubber sheet as you did in activity 11.8. तो उसके बाद क्या करना है, बैलून से उसको जो पाइप आप बाहर किए हैं उस पाइप के मुंह को बंद कर देना है। ओके, नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर। अब हाफ बॉटल पानी उसमें भर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाई डज द रबर शीट फिक्स्ड टू द ग्लास ट्यूब bulge this time? Pour some more water in the bottle. Is there any changes in the bottle of the rubber sheet? तो इसमें थोड़ा और पानी आपको डालना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि रबर शीट जो है क्या इसमें कोई चेंजेस आ रहा है। नोट दैट द रबर शीट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। Does the blocking of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the sides of the container as well? Let us investigate further. तो इसमें पहला वाला में हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट जो हम लोग एक्टिविटी किए अभी उसमें इस तरह के लिए था, इसमें बैलून लगाया हुआ था यहाँ पे, राइट? तो ये बैलून फूल रहा था जब इसमें पानी हम लोग भर रहे हैं। लेकिन दूसरे वाला में आपको बॉटल लेने के लिए बोला गया है और बॉटल के इस साइड से एक पाइप इस तरह से निकालना है, निकाल के बैलून को यहाँ पे लगाने के लिए बोला गया है और फिर आपको पानी फिल करने के लिए बोला गया है। ओके, तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि बैलून जो है वो फूल जा रहा है। क्यों? फर्स्ट केस में हम लोग नीचे रखे थे तो नीचे फूल सकता था, अभी साइड में भी फूल रहा है। रीजन क्या है? वाटर क्या साइड में भी प्रेशर क्रिएट करता है? चलो फर्दर देखते हैं। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल or a cylindrical container. You can take a used tin can or used plastic bottle. तो एक कोई भी बॉटल आपको लेना है, ठीक है?
ड्रिल 4 holes all around near the bottom of the bottle. तो बॉटल के नीचे की तरफ 4 होल कर रहे हैं, कहीं भी जगह पे 4 होल आपको कर देने हैं. मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटल. तो ध्यान रखना है कि जो होल आप कर रहे हो बॉटल के नीचे से सेम हाइट पे हो, यानी कि एक ही हाइट पे पूरा होल हो. यहाँ पे करो, यहाँ पे इस तरह से हाइट जो है बिल्कुल सेम हाइट पे हो. ओके. Now fill bottle with water. What do you observe? अब फिर उस बॉटल में पानी भर देना है और उसको ऑब्जर्व करना है. Do the different streams of water coming out of the holes fall at the same distance from the bottle? What does this indicate? तो ये जो अलग-अलग होल से पानी गिर रहा है तो क्या उनकी सेम डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है? क्या ऑब्जर्व करता है? क्या इंडिकेट करता है ये एक्सपेरिमेंट? Can you now say that liquids exert pressure on the walls of the container? क्या यहाँ पे ये आपको बताया कि लिक्विड्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और वॉल पे भी करता है. Do gases also exert pressure? Do they also exert pressure on the walls of their containers? Let us find out. तो अभी तक हम लोग लिक्विड का देखे थे. लिक्विड जो है वो नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है, साइड में प्रेशर क्रिएट करता है, वॉल में भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है. अब हमें देखना है कि गैस में भी क्या प्रेशर क्रिएट करता है वॉल में. I have seen fountains of water coming out of the leaking joints or holes in pipes supplying water. Is it not due to the pressure exerted by water on the walls of the pipe? तो वो जो ने फाउंटेन्स देखे, फाउंटेन्स में जो लीकेज होता है पाइप का, उसमें से पानी निकलते हुए देखे, तो वो ये पूछ रहा है कि क्या ये एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसलिए. ओके. When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? जब आप एक बैलून को फुलाते हो, फुलाने के बाद तुरंत उसका माउथ को बंद कर देते हो, राइट? क्यों? What happens when you open the mouth of the inflated balloon? उस बैलून का, फुला हुआ बैलून का माउथ अगर ओपन कर देते हो तो क्या होता है? Suppose you have a balloon which has holes. अगर आपके पास एक बैलून है और उसमें होल रहे हैं, would you be able to inflate it? If not, why? क्या आप उसको फुला पाओगे? नहीं ना. क्यों? Can we say that air exerts pressure in all the directions? क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है हर एक डायरेक्शन में? Yes, कह सकते हैं. Do you recall what happens to the air in the bicycle tube when it has a puncture? तो bicycle tube में जब एक पंचर होता है तो क्या होता है? सारे हवा जो होता है उसमें निकल जाता है. Do this observation suggest that air exerts pressure on the inner walls of an inflated balloon or a tube? तो इसमें इनर वॉल जो है, फुला हुआ एक बैलून हो चाहे एक ट्यूब हो, वो इनर वॉल पे प्रेशर क्रिएट करता है एयर. ओके. सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर. तो गैस जो है वो भी कंटेनर के इनर वॉल पे प्रेशर क्रिएट करता है. ओके. देन आवर लास्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. You know that there is air all around us. This envelope of air is known as the atmosphere. This envelope. Okay. तो हमारे चारों तरफ हवा है और यह हवा जो है चारों तरफ से ब्लैंकेट की तरह उड़ा हुआ है. इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है ये अर्थ सरफेस से काफी किलोमीटर ऊपर तक है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये एयर जो प्रेशर बना के रखा है इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. तो प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये तो हमें पता है. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. तो अगर हम लोग ये इमेजिन कर ले कि एक यूनिट एरिया है, एक लंबा सा सिलेंडर जो
एयर से फिल किया हुआ है। देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस एयर पे, ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उस सिलेंडर के अंदर, इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, ओके। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कितना बड़ा होता है और कितना छोटा होता है। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में एक छोटा सा आइडिया लेते हैं। चलो, टेक अ गुड क्वालिटी रबर स्ट्रैकर, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप, press it hard on a smooth plain surface, does it stick to the surface? Now try to pull it off the surface, can you do it? तो आपको क्या करना है, रबर स्ट्रैकर जो होता है उसको लेना है, स्मॉल रबर कप, ठीक है, उसको एक प्लेन सरफेस में लगा के स्मूथली उसको पुल करना है, ओके। When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out. तो जो रबर स्ट्रक्चर होता है उसको आप जब प्रेस करते हो कोई प्लेन सरफेस में लगा के जब प्रेस करते हो तो उसके अंदर का हवा जो है वो सारे बाहर निकल चुका होता है। The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere on it. तो उसके अंदर से जब एयर सारा निकल जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पे बना रहता है, ओके, जो हवा का प्रेशर है वो उस पे बना रहता है। To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. तो उसको जब हम लोग खींचते हैं तो उस टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे ज्यादा प्रेशर हमें क्रिएट करना होता है, तभी उसको हम लोग खींच पाते हैं, ओके। This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. तो ये जो है ये आपको एक आइडिया देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना है। In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. तो इंसान के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर उस सकर के बीच में थोड़ा सा भी हवा ना रहे तो उसको निकालना, ओके। Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना ज्यादा है। समझ में आया? छोटा सा एक रबर स्ट्रक्चर जो होता है छोटा सा होता है, इतना सा, तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी एयर ना रहे, जब आप प्लेस कर रहे हो उसको कोई प्लेन सरफेस पे, उसके अंदर थोड़ा बहुत एयर होता है तब भी उसको निकालने में इतना तकलीफ होता है। तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी हवा ना रहे तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इतना होता है। If the area of my head were 25 centimeter into 25 centimeter, how much force air will exert on my head? अगर मेरा हेड जो है 25 सेंटीमीटर into 25 सेंटीमीटर होता है हेड का एरिया, तो एयर कितना प्रेशर इसमें क्रिएट कर रहा होगा? The force due to air in a column of the height of the atmosphere and area 25 centimeter into 25 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg, okay। अगर 15 सेंटीमीटर into 15 सेंटीमीटर आपका हेड का एरिया है तो एयर जो है वो 225 kg मास के हिसाब से आपको प्रेशर क्रिएट कर रहा है आपके ऊपर। The reason we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from outside. तो अब आप कह सकते हैं सर 225 kg का प्रेशर हमेशा डाला जा रहा है तो हम लोग क्रश क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है this force of gravity is that pressure inside our bodies is also equal. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना है हमारे बॉडी के अंदर भी उतना फोर्स है जो कि दोनों को बैलेंस बना के रख रहा है, ओके। हमारे बॉडी के अंदर भी एक फोर्स है जो कि बाहर की इस फोर्स के साथ दोनों बैलेंस करके रखे हैं। जैसे कि एक डेस्क को हम लोग दोनों तरफ से धक्का लगाते हैं तो मूव करेगा नहीं करेगा, तो इसीलिए हमारा स्किन जो है वो सही सलामत रहता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर नहीं रहा तो हमारा अंदर का जो प्रेशर है उससे भी हम लोग फट जाएंगे। समझ में आया? Did you know Otto von Guericke, German
ancientist of the 17th century, invented a pump to extract air out of a vessel. With the help of this pump, he demonstrated dramatically the force of the air pressure. He joined two hollow metallic hemispheres of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them. Then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So great is the force of air pressure that the hemispheres could not be pulled apart. तो यहाँ पे एक जर्मन साइंटिस्ट जो 17th सेंचुरी में क्या किए थे, उन्होंने दो मेटालिक चीजें लेके वेसल लेके ओके उसको सेट किए। सेट करने के बाद उसके अंदर से सारे एयर को बाहर कर दिए। बाहर करने के बाद वो दोनों साइड से रस्सी के साथ अच्छे से बांध के 8 घोड़ा एक साइड में लगाए उसको खींच के अलग करने के लिए। तो अंदर थोड़ा सा भी एयर नहीं था, पूरा निकाल दिया गया था और 8 यानी कि 16 घोड़ा भी उसको अलग नहीं कर पाए, 16 हॉर्सेस उसको अलग नहीं कर पाए। तो कितना प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में, ये आप समझ गए होंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं ये चैप्टर। अगर कोई भी डाउट है तो जरूर पूछें। ओके, एंड नाउ यू हैव टू राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर एंड इट्स मीनिंग। Complete activity 11.5 in your fair copy. Okay, so for now, bye, have a good day.